सरकारी कंपनियां सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, ये होती हैं विकास की अलग अलग रेखाएं। आइए जानते हैं हम इनके काम करने के तरीके और इनके प्रकार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के संगठन के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप कितने प्रकार के और क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठनों के स्वरूप, एक सार्वजनिक उपक्रम संगठन के किसी भी स्वरूप को अपना सकता है। अब हम यहाँ पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो संगठन के किसी भी स्वरूप को वो बोल रहे हैं अपना सकते हैं, लेकिन ये उसके कार्यों को की प्रकृति एवं सरकार को उनके संबंधों पर निर्भर करता है कि वो किस नेचर के हैं, स्मॉल है, किस प्रकार के, उनका नेचर क्या है, या सरकार के उसमें कितने नियम लग रहे हैं, उस पर ये निर्भर करता है। संगठन का कौन सा स्वरूप उपयुक्त रहेगा, यह उपक्रम की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, कैसा संगठन होगा, कैसी उसकी आवश्यकता है, जो नीड होगी, किस तरह की प्रकृति होगी, ये उस पर निर्भर करेगा कि कैसी उसकी आवश्यकता है। तो सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं। सबसे पहला है विभागीय उपक्रम। ठीक है, विभागीय, सबसे पहला अगर हम स्वरूपों की बात करें तो इसमें सबसे पहला विभाग, डिपार्टमेंटल के उसमें आ रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पुराने एवं परंपरागत स्वरूप को सरकार के किसी मंत्रालय में एक विभाग के रूप में स्थापित किया। अब हम क्योंकि विभागीय बता रहे हैं तो हम इसको एज अ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, डिपार्टमेंट के तौर पे हम इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं। यह मंत्रालय का एक ही भाग या उसका विस्तार माना जा सकता है। ठीक है, ये एक तरह का मंत्रालय है, उसका विस्तार हमने हेड ऑफिस बना दिया या उसका डिपार्टमेंट्स बना दिया, तो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सरकार इन्हीं विभागों के माध्यम से कार्य करती है। कई सारे विभाग हो गए, जैसे सेंट्रल में दिल्ली है, पार्लियामेंट है, तो उसका स्टेट हो गया, स्टेट में भी कई सारे विभाग हो गए। ठीक है, या सेंट्रल में एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो ये भी उसके विभाग है। एक केंद्र में सरकार बैठी, उसके कई सारे विभाग है और सरकार इन्हीं के द्वारा कार्य करती है। ठीक है, तो रेलवे एवं डाक तथा तार विभाग इसके मुख्य उदाहरण देखें तो रेलवे सबसे बड़ी सरकारी वो है जिसमें ट्रेन के परिचालन की ओर देखती है। डाक मतलब पोस्टल सर्विसेज हो गई, और इसके मुख्य उदाहरण, तो इस तरीके से हमारी सरकार काम करती है। तो हमने विभागों में बांट दिया और हेड कौन है? सरकारी है इनकी। तो इस तरीके से सरकार काम करती है विभागीय उपक्रम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कुछ। ठीक है, कुछ स्पेशलिटीज होगी। तो धन सरकारी खजाने से, जो फंड्स आते हैं वो कहां से इकट्ठे होते हैं? सरकारी खजाने से। सरकारी लेखांकन एवं अंकेक्षण नियंत्रण लागू। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो अकाउंटिंग और जो इसकी ऑडिटिंग होगी वो किसके द्वारा होगी? सरकारी ऑडिटर ही जाएगा, उसके द्वारा होगी। ठीक है, कर्मचारी सरकारी कर्मचारी। अब यहाँ जो कार्य कर रहे हैं लोग वो कैसे होंगे? सरकार के अधीन है, तो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के नाम से जाने जाएंगे। मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। ठीक है, ये किसके? किसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या रेलवे है तो परिवहन के उसमें होगा, तो वो उसके अंडरटेकिंग होगी, तो उसके पूरे कंट्रोल में होगी। ठीक है, ये मंत्रालय के प्रति सीधे जवाबदार। तो अब जो भी मंत्रालय के जो हेड है, जो विभाग है, वो सीधे उनको कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उनकी जवाबदारी इनके प्रति बन रही है। अब चलते हैं हम लाभ की ओर। तो संसद के लिए इसका प्रभावी नियंत्रण आसान। ठीक है, तो संसद जो है इसका प्रभावी नियंत्रण कंट्रोल आसानी से कर सकती है। ठीक है, क्योंकि संसद ने कुछ एक्ट पारित किए होंगे, उनके अंदर मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज के अंदर कई सारे विभाग है, तो ये संसद के द्वारा नियंत्रण आसान है। सार्वजनिक जवाबदारी सुनिश्चित। ठीक है, कि एक जवाबदारी बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बन रहा है कि आप इसके प्रति, सरकार के प्रति ही उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, सरकारी आय के स्रोत। ठीक है, इसमें क्या है, कितने सोर्स ऑफ इनकम होगी, कि कैसे हम सरकार से प्राप्त कर रहे हैं, सरकार को मिल रही है। मंत्रालय के सीधे नियंत्रण एवं निरीक्षण में। तो ये क्या है, मंत्रालय की, क्योंकि एक सरकारी ढांचा है उसके अंतर्गत ये खोली गई है, तो नियंत्रण और निरीक्षण मतलब देख रेख जो होगी और जो कंट्रोलिंग होगी वो सरकार के द्वारा ही होगी। ये इसकी विशेषताएं थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसकी कुछ सीमाएं, सीमाओं को हम बोलते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले लचीलेपन का अभाव, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, अभाव है, कि मतलब क्या स्ट्रिक्ट है ये, फ्लेक्सिबिलिटी किसमें? अभाव है। निर्णय लेने में स्वतंत्रता का अभाव। अब क्योंकि कंट्रोल पूरा एक सरकार के हाथ में है, तो जो भी डिसीजंस हैं उसमें थोड़ा अभाव हो रहा है। ठीक है, कि खुद हम डिसीजन नहीं ले सकते, ऊपर से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको हमें मानना है।
व्यावसायिक अवसरों का लाभ नहीं, ठीक है। जो व्यवसाय बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, जैसे प्राइवेट में कई होती है कि हम ग्लोबल भी जा रहे हैं, कई सारे ब्रांड से हाथ मिला रहे हैं, तो ये इसकी कमी होती है इन क्षेत्रों में। लाल फीताशाही, ठीक है, कि लाल फीताशाही मतलब चमचागिरी वगैरह, इस तरह की चीजें यहाँ कम होती हैं, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, अब यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप भी क्या है, ज्यादा होता है, क्योंकि कंट्रोल सरकार में, तो सरकार ही चला रही, राजनीति पॉलिटिक्स भी सरकार से जुड़ी हुई है, इसीलिए। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं, अब जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है उसके प्रति हम ज्यादा सचेत नहीं है, ज्यादा मतलब कंज्यूमर के प्रति कि वो क्या चाह रहा है, किस तरह का ब्रांड चाह रहा है, क्या कर रहा है, इसका हम सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ इस तरह की कमी भी हो सकती। तो ये तो हमारा विभागीय क्षेत्र सबसे पहला फॉर्म था। अब हम देखते हैं वैधानिक निगम, ठीक है, वो था विभागीय, अब ये है वैधानिक निगम। तो वैधानिक निगम में सार्वजनिक उपक्रम या उद्यम है जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम, स्पेशल एक्ट के द्वारा आपने कोई वैधानिक, मतलब जैसे आईसीआईसीआई एक्ट हो गया, तो उसमें क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो वो एक पार्लियामेंट में एक्ट पारित किया था, उसके द्वारा आपने उसकी स्थापना की है। तो विशेष अधिनियम मतलब कोई अपने स्पेशल एक्ट लाया, उसको पारित किया और उसको लागू किया, के द्वारा की जाती है। इनके कार्य एवं शक्तियां पूर्णतः परिभाषित होती है, तो ये क्या कार्य करेंगे वो एक्ट में, और उनके क्या पावर्स रहेंगे उस एक्ट में डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो वित्त मामलों में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तो जो फाइनेंस वगैरह है उसके मामले में भी अपना स्वयं का फंडिंग वगैरह देखते हैं, उसके मामले में भी स्वतंत्र है। इनके पास एक और जहां सरकारी अधिकारी होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी उपकरण के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन होता है, ठीक है। इनके पास क्या है, काम करने के लिए कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उसके साथ ही सरकार के समान परिचालन, मतलब जो एग्जीक्यूशन होगा उसका भी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास होती है, क्योंकि इनका खुद का स्पेशल एक्ट है, खुद के द्वारा ये पारित किए गए हैं, तो उसी से ये चलते हैं। अब यहाँ कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, ठीक है, कैसा हो रहा है, कोई स्पेशल एक्ट लेके आए हम, जैसे इंश्योरेंस एक्ट लेके आए हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आईसीएसआई, तो ये एक विशेष एक्ट बना, उसके अंतर्गत ये कोर्स ऑफर होगा, इनका खुद का एक्ट है, फंडिंग अपने, तो ये अलग एक्ट, क्योंकि हमने पारित किया है पार्लियामेंट में, तो उसके द्वारा ये अधिनियमित होंगे। सरकारी स्वामित्व, गवर्नमेंट की ओनरशिप, क्योंकि ये उसी का एक भाग है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल या ओनरशिप होगी। निगमित संगठन, निगमित है मतलब निगम द्वारा बनाया गया, जैसे जीवन बीमा निगम, तो वो भी एक संगठन एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो वो निगम के द्वारा ही चलेंगे जितने भी नियम कानून है। वित्त की आवश्यकता स्वयं द्वारा पूरी करना, जहां इनको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस या फंड की जरूरत है, ये स्वयं वो आवश्यकता पूरी करते हैं। लेखांकन एवं अंकलेशन की स्वतंत्र प्रक्रिया, ठीक है, इनकी जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होगी उसकी ये खुद इंडिपेंडेंट करेंगी, क्योंकि एक्ट हमने इंडिपेंडेंट ही बनाया है। सरकारी सेवा शर्तें नियम एवं कानून से शासित नहीं, ठीक है, अब इनमें सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि एक सेक्टर पार्ट है सरकार का, लेकिन इन्होंने अपना एक्ट बना लिया, तो उसी रूल्स और रेगुलेशंस जो उसमें डिफाइन है उसी अकॉर्डिंग ये चलेंगे। इसमें सरकारी का हस्तक्षेप नियम और कानून में ज्यादा नहीं होता है, इंटरफेरेंस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके लाभ देख लेते हैं, ठीक है, लाभ मतलब कुछ एडवांटेज। तो कार्य संचालन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र, ठीक है, काम कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे वर्क एग्जीक्यूट, उसके लिए खुद स्वतंत्र है, क्योंकि एक्ट ही उनने अलग बनाया, उसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। वित्तीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त, पैसा कहां से ये फंडिंग कराएंगे, सोर्स कराएंगे, उसके लिए को ये मुक्त है, मतलब सरकार से इनको ग्रांट की या कमीशन की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये स्वयं अपना फंडिंग कर सकते हैं। स्वतः संगठन, मतलब स्वतः मतलब खुद की इच्छा द्वारा, तो संगठन निगम के द्वारा बना है, तो ये स्वतः ही है, अपने आप ही है, तो उसी के अनुसार ये चलते हैं। आर्थिक विकास के मूल्यवान उपकरण, ठीक है, तो जो भी हमको इकोनॉमी में प्रोग्रेस करनी है उसके जो सारे इक्विपमेंट्स इनके पास है, मूल्यवान वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स इनके पास होते हैं। अब हम इनकी सीमाएं पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। सबसे पहले है लचीलेपन का अभाव, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, लचीलापन नहीं है कि कोई कंडीशन आ गई या कोई विपदा आ रही तो उसको एकदम से निपट ले, तो इसमें फ्लेक्सिबल मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही ढलते हैं, तो लचीलेपन का इसमें अभाव है। सरकारी व राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है, इसमें क्या है, इनमें भी क्योंकि पब्लिक का ही पार्ट है, तो इसमें पॉलिटिकल और जो गवर्नमेंट दोनों का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। अनियंत्रित भ्रष्टाचार, अब इसमें करप्शन भी बहुत ज्यादा है, ब्राइबरी चल रही है, पैसे देके आप
कर सकते हो, तो ये इसमें ये नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का है तो करप्शन भी एक हद तक रहता है। ठीक है, निर्णयों में विलंब, डिले, जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें विलंब हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ते हैं सरकारी, तीसरा जो पार्ट है इसका, अभी तो हमने दो विभागीय पढ़ा और निगमन का पढ़ा था। अब हम इसमें जो पढ़ रहे हैं थर्ड है सरकारी कंपनियां। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? तो सरकारी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 275 के अनुसार, मतलब 2 सबसेक्शन 45 के अंदर क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तो एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम 51% चुकता अंशपूंजी या केंद्र सरकार के पास है या फिर राज्य। 51% ऑफ द शेयर्स किसके पास है? आइदर ये सरकारी कंपनी वही है जिसकी या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर किसी की भी अंश पूंजी मतलब शेयर्स 51% किसी भी कंपनी में केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरकारी कंपनियों के नाम से जानेंगे। सरकारी कंपनी के पास है या फिर कुछ केंद्र सरकार के पास और शेष एक या अधिक राज्य सरकार, आइदर पार्शियल, या तो किसी या तो राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास या आधे राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास, तो ऐसी कंपनियां सरकारी कंपनियों के नाम से जानी जाएंगी। तथा उसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। ठीक है, सब्सिडरी है, मतलब कि एक कंपनी खुली एक होल्डिंग है, उसी ने उसकी अंडरटेकिंग कर दी सब्सिडरी कि कुछ परसेंट ऑफ द शेयर्स हैं। जैसे कई सारे बैंकों ने IDFCI या इसमें कुछ अपने शेयर्स दिए और 51% क्या है सरकार के हैं या राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, तो वो क्या हो जाएगी? होल्डिंग और सब्सिडरी का इसमें रिलेशन आ जाएगा। अब इसकी हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित संगठन। जो कंपनीज एक्ट हमारा 2013 बना है, 64 का पुराना है, जो संशोधित है वो 2013 का, उसके अंतर्गत ये स्थापित है। ठीक है, कंपनी द्वारा किसी अन्य पक्ष पर तथा अन्य पक्ष द्वारा कंपनी के बाद प्रस्तुत करना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, या तो कंपनी द्वारा अन्य कंपनी किसी पर क्लेम कर रही है या कंपनी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जा रहा है, तो वही अन्य पक्ष द्वारा कोई आइदर ऑफ द अदर पार्टी और द पार्टी इटसेल्फ क्लेम। ठीक है, फिर अपने नाम से अनुबंध तथा संपादित करना। अब क्योंकि ये सरकारी कंपनी तो अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे और संपत्ति क्रय मतलब बेचना खरीदना कुछ सरकार कर सकती है क्योंकि सरकार का कंट्रोल है। प्रबंधन कंपनी अधिनियम के अनुसार, ठीक है, जो मैनेजमेंट होगा जो कंपनीज एक्ट के अनुसार ही होगा। ठीक है, कर्मचारी सरकारी कंपनी नहीं, जो कर्मचारी हैं उनको हम मानते हैं कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में उसकी एंटिटी अलग होती है उसके मेंबर से, मतलब उसका अस्तित्व उसके जो मेंबर्स हैं सदस्य हैं उससे अलग माना जाएगा। लेखा परीक्षक की नियुक्ति की केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अब जब लेखा परीक्षक मतलब जो ऑडिटर्स आएंगे वो कैसा नियुक्ति कैसी हुई? उनकी परीक्षा द्वारा, केंद्रीय सेंट्रल सरकार की कोई नियुक्ति की परीक्षा रखेगी, जैसे कोई ने CA किया हो या तो वही क्या है लेखा परीक्षा अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था स्वयं के द्वारा, जो फाइनेंस या सोर्स ऑफ फंड होगा वो खुद वो अरेंज करेंगे। तो ये भारतीय कंपनियों की विशेषताएं थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके कुछ लाभ होते हैं। तो संसद में अलग से किसी विशेष अधिनियम को पारित करवाने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं। जैसे पिछले में हमें स्पेशल एक्ट की जरूरत पड़ी थी सेकंड प्रकार में, इसमें हमें इस तरह की जरूरत नहीं है, किसी भी स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं। सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व, ठीक है, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी को अलग देखा जाएगा और उसके सदस्यों को अलग देखा जाएगा। ये कंपनीज एक्ट में सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में भी उन्होंने बताया था कि कंपनी का जो अस्तित्व होता है उसके सदस्यों से अलग होता है, मतलब सदस्य आ जा सकते हैं, उससे कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी सालों साल चलती रहेगी। ठीक है, निर्णय लेने में स्वतंत्रता, जो खुद की डिसीजन जो है ये स्वयं ले सकते हैं। उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करना, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज है वो सही क्वालिटी की सही रेट पे ये आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अब है सीमाएं, ठीक है, तो सरकार का हस्तक्षेप। अब इसमें क्या है, सरकारी हस्तक्षेप है, क्योंकि सरकारी कंपनी तो सरकार का हस्तक्षेप तो इसमें आएगा ही। संसद के प्रति सीधे जवाबदारी नहीं, संसद में जो एक्ट पारित होते हैं तो कई चीज में सीधे जवाबदारी होती है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट द्वारा नहीं बनाया गया तो इनकी जवाबदारी उधर पे नहीं बनती है। प्रबंध एवं प्रशासन दोनों ही सरकार के हाथ में। कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके द्वारा? सरकार, क्योंकि सरकारी ही कंपनी हम बोल रहे हैं तो उनके द्वारा ही चलेगा। मैनेजमेंट, कंट्रोल, स्वामित्व सब उन्हीं के अंतर्गत होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। सरकार जब खुद मैदान पे उतरती है तो वो सिर्फ कमाई नहीं, भरपाई भी करती है। यही है असली सरकारी कंपनियों की ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।